नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। कमर्शियल व्हीकल ओनर अपनी गाड़ी का बीमा दो वजह से कराते हैं। एक तो ये कानूनी ज़रूरत है और दूसरा इसलिए करवाते हैं कि वो चैन की नींद सो सकें। कोई दुर्घटना हो गई तो कंपनी उनका जो लॉस है वो कवर कर देगी, इसलिए बीमा करवाया जाता है। लेकिन अक्सर बीमा को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर चिंता ही बनी रहती है। पहले तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा हो गए, उन्हें पे करना ही मुश्किल है, और दूसरा जब दुर्घटना हो जाती है क्लेम लेने के टाइम इंश्योरेंस कंपनियां कोई ना कोई बहाना बनाकर क्लेम देने से मना कर देती हैं। ऐसे ही कुछ केस हमारे ट्रांसपोर्ट टीवी के व्यूअर्स हमारे सामने लेके आए। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि इंश्योरेंस कंपनी उन्हें क्लेम नहीं दे रही है, कोई ना कोई बहाना बनाकर। तो ये सारे सवालों के जवाबों के लिए हमने अपने जो इंश्योरेंस माहिर हैं श्री एस.के. जैन जी, जो एमबी इंश्योरेंस ब्रोकर के डायरेक्टर हैं और इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जैन साहब। तो बात करते हैं उनसे आपकी समस्याओं को लेकर। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रांसपोर्ट टीवी में। सर, 3-4 सवाल हैं आज के प्रोग्राम में। पहला सर, हमारे अमृतसर से व्यूअर हैं करण कुमार। इनकी गाड़ी है इटियोस और उसका एक्सीडेंट हो गया 19 जुलाई 2018 को। गाड़ी का काफ़ी लॉस हो गया, 2-2.5 लाख रुपए उनका कहना है कि उसका लॉस हो गया। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम नहीं दे रही है। उसकी वजह ये है कि जो ड्राइवर के पास उस टाइम लाइसेंस था वो एलएमबी लाइसेंस था, एलएमबी और एलएमबी ट्रांसपोर्ट। और एलएमबी ट्रांसपोर्ट जो लाइसेंस था वो एक्सपायर था उस समय, लेकिन एलएमबी लाइसेंस जो नॉर्मल होता है, नॉन ट्रांसपोर्ट, वो वैलिड था। तो अब इंश्योरेंस कंपनी ये कह के उसे क्लेम नहीं दे रही है कि आपका जो एलएमबी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर था, इसलिए हम क्लेम नहीं दे सकते। तो ये काफ़ी परेशान है, लॉस भी अच्छा खासा है। तो ये क्या कर सकते हैं सर, इनको क्लेम मिल सकता है कि नहीं? ऐसा है, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, एक 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। उसमें कहा था कि जैसे ही कोई लाइसेंस, क्योंकि अब मोटर व्हीकल एक्ट में कोई कैटेगरी नहीं है कि एलएमवी ट्रांसपोर्ट और एलएमवी नॉन ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए एलएमवी जो नॉर्मल वो लाइसेंस है वो वैलिड रहेगा सब व्हीकल्स के लिए। तो उसमें उन्होंने जजमेंट में ये कहा था, 2017 की जजमेंट में, ये क्लेम पे होगा। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि क्लेम पे होगा। ये जो आप कह रहे हैं 3 जुलाई 2017, 3 जुलाई 2017 का। तो इसलिए इनको क्या करना चाहिए, पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को लिख के देना चाहिए कि ये जजमेंट आई थी, इसके मुताबिक मुझे क्लेम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो उनको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। ओके, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर इनको जाना पड़ेगा। सर ट्रिब्यूनल नहीं जाएंगे सर? ये नहीं, ये थर्ड पार्टी नहीं है ना, ये तो वो ओन डैमेज है ना। ओके जी, खुद की डैमेज, जो गाड़ी की डैमेज है ना, जी। तो इसलिए कंज्यूमर सर्विसेज के अंदर आता है। ये पहले कंपनी को लिखें, कंपनी को ग्रीवेंस सेल के अंदर लिखें ये। ओके, तो एक लेटर ड्राफ्ट कर लें और उसके ऊपर लिख के दें उनको, ये जजमेंट का भी रेफरेंस दे दें, तो हो सकता है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सर जैसे वो लिख के देंगे तो कितनी देर वेट करें उनके रिस्पॉन्स? 1 महीना कम से कम वेट करें। 1 महीना वेट करें, उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट चले जाए। हाँ जी, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो एकदम डिसीजन हो जाता है उसमें। तो इनको क्लेम मिल सकता है? हाँ, क्लेम मिल जाएगा। क्लेम मिल जाएगा, क्लेम ले सकते हैं, वैलिड है। मतलब ये कोई पॉइंट नहीं है कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं, ऐसे जजमेंट के बाद जो एक बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई तो वो सबके लिए वैलिड होती है, वैलिड है। तो सर एक चीज़ मेरी ये पूछना था कि जो जजमेंट आई थी वो 3 जुलाई को आई थी और खैर उसके 1 साल बाद लगभग ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी केस होंगे जो इस जजमेंट से पहले जिनका एक्सीडेंट हो गया और इस बिना पे उनको क्लेम डिनाई कर दिया कि आपका जो लाइसेंस जो ट्रांसपोर्ट वाला था वो एक्सपायर था। तो क्या वो भी ले सकते हैं? वो भी ले सकते हैं, वो भी ले क्योंकि ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की आती है, बड़ा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने में कम से कम 20 साल 25 साल लग जाते हैं। जी 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 जी। तो मतलब नीचे से जाते जाते 25 साल लग गए, अब आइए तो बीच में जो भी क्लेम होंगे उनके लिए भी वैलिड होगा ये। ओके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया कानून तो नहीं बताया, पुराने कानून को ठीक से इंटरप्रेट किया है, तो सारे ही केस इसमें आ जाएंगे। और अगर कोई पुराना डिनाई हो चुका है वो भी दोबारा क्लेम कर सकता है, वो भी दोबारा क्लेम। लेकिन बात लॉ ऑफ लिमिटेशन एक होता है, 3 साल से ज़्यादा ना हो तो इसलिए वो फिर दिक्कत आती है। क्या मतलब सर? जो एक ना लॉ ऑफ लिमिटेशन है जी, उसमें क्या, कोई भी चीज़ आपने किसी से क्लेम करनी है वो 3 साल के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो 3 साल पहले एक्सीडेंट हो चुके उससे पहले, उसमें एक वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी। अगर ऑब्जेक्शन ऐसा रेज करती है लॉ ऑफ लिमिटेशन का, तो उनको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो उसमें कंडोन हो जाता है।
Okay. जो एक्सपायरी जो पीरियड जो है ना ज़्यादा हो गया Okay. तो वो कंडोन ख़त्म कर देते हैं, तो उसके बाद वो क्लेम ले सकते हैं। जैन साहब का जो यहाँ पे कहना है कि एक तो अगर एलएमबी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपका एक्सपायर है मान लीजिए और एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और लेकिन एलएमबी जो नॉर्मल वाला है नॉन ट्रांसपोर्ट वो है वैलिड है उस टाइम, तो आपको क्लेम कंपनी मना नहीं कर सकती है। अगर करती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। इवन जो जजमेंट से पहले वाले केस हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इन्होंने बोली कि अगर एक्सीडेंट हुए को 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया और अब तक आपने अप्लाई नहीं किया, कोर्ट में नहीं गए, कोर्ट में नहीं गए, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। वो जो पीरियड जो ओवरड्यू हो गया उसकी जो कंडोन उसकी माफी मांग सकते हैं आप कोर्ट में, और वो कंडोन हो जाता है, उसमें माफी मिल जाती है और आपको क्लेम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है। ऐसा ही एक केस हरियाणा से भी था सर, वो भी लगभग सेम ही, उनका ट्रक था और उसको भी एलएमबी जो ड्राइवर था उसके ड्राइवर की डेथ हो गई है, और उसमें भी उसको क्लेम नहीं दे रहे हैं कि आपका जो एलएमबी ट्रांसपोर्ट वाला लाइसेंस एक्सपायर था। तो वही रूल एप्लीकेबल, सेम रूल एप्लीकेबल है, ड्राइवर का भी मिल जाएगा क्लेम और गाड़ी का भी मिल जाएगा उसको। थैंक यू सर। दूसरा सर प्रश्न हमारा ये है कि बीते दिनों जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी जैसे आपको पता है, तो उसमें एक आया कि थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है, जो प्रीमियम है, उसके ऊपर जीएसटी 18% लगता था, अब वो 12% लगेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो ये 18 से 12% किया है वो सिर्फ गुड्स कैरिंग व्हीकल के लिए किया है। अच्छा, सारी व्हीकल के लिए नहीं किया। टैक्सी ऑपरेटर, बस ऑपरेटर को कोई राहत नहीं है, सिर्फ गुड्स कैरिंग व्हीकल को। अच्छा, सिर्फ माल ढोने वाले व्हीकल उनको है सिर्फ 12%। थर्ड पार्टी के अंदर भी 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 हिस्सों में होता है। थर्ड पार्टी के अंदर या पूरे प्रीमियम के अंदर? नहीं, पूरे प्रीमियम में थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम होता है 4 हिस्सों में बटा होता है। एक तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी, दूसरा ओनर ड्राइवर, तीसरा पेड ड्राइवर, चौथा जो है को पैसेंजर। इसमें तो को पैसेंजर आते हैं जो एम्प्लॉइज जो माल चढ़ाते हैं, क्लीनर वगैरह ना, वो आते हैं इसके अंदर, वो एम्प्लॉइज में आ जाते हैं। तो ये जो सिर्फ है, अगर आपने ओनर ड्राइवर है उसके ऊपर 18% ही लगेगा। अच्छा, जो क्लीनर है उसके ऊपर 18% ही लगेगा। अच्छा, जो सिर्फ थर्ड पार्टी का है उस पर सिर्फ 12% है। तो कहने का मतलब पहली बात तो ये है कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में राहत मिली है वो बस ऑपरेटर्स के लिए नहीं है, टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए नहीं है, प्राइवेट कार ओनर्स के लिए भी नहीं है, वो सिर्फ है माल ढोने वाले वाहनों के लिए, जैसा कि हमने पहले आपको रिपोर्ट में बताया था। लेकिन जैन साहब जो नई चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि माल ढोने वाले वाहन को ही उसमें राहत मिली है, और उसके आगे भी जो प्रीमियम हमारा होता है उसके 4 हिस्से होते हैं, बाकी के 3 हिस्सों पर अभी भी 18% ही लगेगा माल ढोने वाले वाहनों के लिए भी। लेकिन सिर्फ जो थर्ड पार्टी वाला कंपोनेंट है उससे भी 12% उसमें है। तो कहने का मतलब जो टोटल प्रीमियम एक आदमी पे करता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4% का ही उससे टोटल कम हुआ होगा। नहीं, थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि थर्ड पार्टी प्रीमियम का कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है। टोटल तो 6% है सर, ज्यादा से ज्यादा 5%, 4-5% उसके लाभ हुआ होगा। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि जब सरकारें ऐसा कोई देती हैं राहत तो पूरी डिटेल में नहीं जाती हैं, ओवरऑल दे देते हैं प्रेस रिलीज के, जी ये हो गया, लेकिन डिटेल बाद में आती है। एक सर तीसरी, जो पहले भी हमने पिछले एपिसोड में बात की थी आपसे, कि एक पीछे जो रूल आ गया था कि जो भी आप वाहन का जब बीमा कराते हैं तो उसके साथ आपको एक एडिशनल पॉलिसी लेनी पड़ेगी 750 रुपए की, जो वो ओनर की, मालिक की खुद के लिए होगी, कि अगर वो गाड़ी चलाते हुए या गाड़ी में बैठे उसका एक्सीडेंट हो जाए तो 15 लाख रुपए का जो क्लेम उसको मिलेगा। तो उसके ऊपर कोई नई डेवलपमेंट है? उसमें काफी कंफ्यूजन था कि अगर 10 गाड़ी है तो 10 बार पॉलिसी कई जगह हो रही है और कई जगह हो ही नहीं रही, तो उसका क्या है असली स्टेटस? अब ये इंस्ट्रक्शन ये आई है कि एक आदमी को एक ही इंश्योरेंस लेना है। ओके, चाहे उसके पास 10 गाड़ियां हैं तो उसको जब दूसरी गाड़ी का इंश्योरेंस, एक गाड़ी पे उसने ले लिया, जब दूसरी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने जा रहा है तो उसको वो कॉपी दिखानी पड़ेगी। ओके। अब एक और अच्छी चीज़ है दर्शकों के लिए कि कई इंश्योरेंस कंपनियों ने एक इसकी अलग से पॉलिसी निकाल दी है। उसका जो प्राइस रखा है वो बहुत कम रखा है, 750 की जगह अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे कम 325 रुपये है और मैक्सिमम जो है 400 या 425 रुपये है। वहाँ से एक पॉलिसी ले ली जाए, उसके बाद वो पॉलिसी सबको दिखाई जाए, तो कोई आपको नहीं करेगा आपने और पॉलिसी लेनी है। तो ये एक और हमारे ट्रांसपोर्ट टीवी के व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी खबर, अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आपके काम आ सकती है, कि अगर आपका एजेंट जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं जो आपके नाम पर है, उसमें अगर वो 750 रुपये वाली पॉलिसी कराने की बजाय आप पहले ही एक
ऐसी पॉलिसी करा लें। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 325 रुपए से लेके 425 के बीच में अवेलेबल है। तो उसके बाद चाहे आपके पास 5 गाड़ी है, 10 गाड़ी है, 1 गाड़ी है, तो आपको फिर सेपरेट अलग से हर गाड़ी के लिए जो 750 वो प्रीमियम एक्स्ट्रा वाला नहीं लेना पड़ेगा, उसकी नहीं जरूरत पड़ेगी ना। इसके अलावा जैन साहब एक और क्वेश्चन आया कि एक हमारे व्यूअर हैं, उनकी गाड़ी बारिश के समय में फंस गई, पानी जमा हो गया सड़क के ऊपर और गाड़ी उनकी बंद हो गई, इंजन सीज हो गया, इंजन के अंदर पानी चला गया। अक्सर ऐसा महाराष्ट्र वगैरह, बॉम्बे वगैरह में या दिल्ली में फ्लड हर साल ही आ जाते हैं, फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाती है, तो कई गाड़ियां ऐसे फंस जाती हैं। तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में जैसे पानी से इंजन जो सीज हो गया तो उसके आपको एडिशनल पॉलिसी लेनी चाहिए थी, ये आपकी जो नॉर्मल पॉलिसी है उसमें ये केस कवर्ड नहीं है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये इंश्योरेंस कंपनी जो है गलत बोलती हैं। अच्छा। क्योंकि इनमें एक जो कवरेज है बेसिक पॉलिसी के अंदर, उसका एक पॉलिसी वर्डिंग है फ्लड एंड इनडेशन। फ्लड एंड इनडेशन, ओके। फ्लड का मतलब है कि फ्लड तो हमें रिवर के अंदर आता है। ओके। जो इनडेशन का मतलब है कि जब बारिश आती है तो गलियों में, सड़कों में पानी भर जाता है, वो इनडेशन है। ओके। अगर ये कवरेज है तो इसके अंदर कोई एक्सक्लूजन नहीं हो सकता। एक जजमेंट है नेशनल कमीशन की भारतीय एक्सा के विरुद्ध जो है, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा हुआ है कि ऐसे केस में आप क्लाइंट को मना नहीं कर सकते, पॉलिसी होल्डर को। ये बेसिक पॉलिसी में अगर आप फ्लड कवर कर रहे हो, इनडेशन कवर कर रहे हो, तो आपको ये एक्सक्लूजन नहीं डाल सकते। तो ये जो फ्लड और इनडेशन होता है ये नॉर्मल पॉलिसी में होता है, बेसिक पॉलिसी ये कवरेज होता है इसके अंदर। तो ये भी कंपनियां बेवकूफ़ी बना रही हैं। हाँ, ज़्यादा प्रीमियम लेने के लिए उन्होंने एडिशनल प्रीमियम मांगना शुरू कर दिया कवर करने के लिए। ओके। अगर नहीं लिया हुआ एडिशनल कवर तो भी उनका कवर्ड है बेसिक के अंदर। हाँ। तो जो भी ऐसे केसेस हैं जो बारिश के मौसम में या पानी किसी भी वजह से पानी में अगर उनकी गाड़ी बंद हो जाती है और इंजन सीज हो जाता है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम से डिनाई मना नहीं कर सकती है। वो आपकी बेसिक पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे भी अब काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हर साल बहुत केसेस होते हैं, हज़ारों वाहन ही फंस जाते हैं इस तरह से। तो जैन साहब, आपने कई हमारे व्यूअर्स की मुश्किलें सॉल्व की हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हमने जैन साहब से बहुत ही अहम जानकारी ली। 2-3 ऐसे केस उन्होंने बताए जहां पर इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देने से मना कर देती हैं। वहां पर भी हमें आज पता चला कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे हक क्या हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमें मना नहीं कर सकती है, अगर करती है तो हमें क्या करना है। तो अगर आपकी और भी कोई समस्या है इंश्योरेंस क्लेम को लेकर, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को टाइप करके या बोलकर भेज सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक और बात, अब ट्रांसपोर्ट टीवी ट्विटर पर भी आ गया है। जो भी हमारे व्यूअर्स ट्विटर पर हैं जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।